इस बीच अब सियासी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, हालांकि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के सहयोगी दलों की तरफ से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो फैसला आया है उस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं दोषियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे का जिक्र कर दिया और कहा कहीं ऐसा तो नहीं है एक खबर को दबाने के लिए दूसरी खबर ले आई गई हो। सुनिए। नहीं, क्या कहेंगे? मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़। वैसे बयान जो है वो सिर्फ राजनेता ही दे सकते हैं, मंजे हुए राजनेता ही ऐसे बयान दे सकते हैं कि मालेगांव बम धमाका जिसको लेकर पहले से ही तय था कि फैसला आएगा, अब जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला सुनाया है तो उसको लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं है न्यूज को दबाने के लिए एक और न्यूज। ये बयान नेता ही दे सकते हैं। गणेश ठाकुर। बयान आगे भी आएंगे क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। रोमाना 2008 में भी हमने देखा था, जब ये पहली बार मामला सामने आया तो इसी तरह यूपीए की सरकार की तरफ से पूरी तरह से घेरा गया था भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को, संतों को। तो अब जब वो बरी हुए हैं तो इस बार रिवर्स आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू रहेगा, जिसमें उस समय क्या हुआ, फंसाया गया। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे इंद्रेश कुमार का नाम मेघा यहाँ लेकर गई, तो इसी तरह और भी कई बड़े नाम हैं जो उस समय स्टेटमेंट में हमने देखे थे, जिसमें से आज की राजनीति में वो नाम बहुत बड़ा चेहरा बन गया है, हिंदुत्ववादी नेता बन गए हैं वो। तो ऐसे नाम उस समय सामने आए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद ये भी उस जांच में आएंगे या जांच के घेरे में आ जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि बाद में 26/11 हमला हो गया और पूरी जांच एजेंसियां 26/11 हमले के पीछे लग गई थी। तो वो स्थिति तब की थी। और उसके बाद लगातार जब ये मामला चलता गया तो उस समय में एटीएस ने चार्जशीट तो दाखिल की, लेकिन उसमें चार्जशीट के दायर करने के बाद जब मामला चलना था, चार्जेस फ्रेम होने के बाद में उस समय से ही जो सबूत रखे गए थे वो सबूत पूरी तरह से पुख्ता नहीं थे, क्योंकि विटनेसेस हॉस्टाइल होने लग गए थे। और तभी ये मामला जब एनआईए के पास गया तो एनआईए ने तो एटीएस की जांच की पोल खोल दी और उसका फ़ायदा आज आरोपियों को हुआ है, जज ने भी ये माना है। तो ऐसी स्थिति में अब सियासी दौर गरमाएगा, धीरे धीरे करके कौन इसके पीछे था, बड़े नाम आएंगे, बड़े आरोप होंगे और क्यों ये किया गया, किसको फंसाने की ये साजिश थी, इनके ज़रिए अभिनव भारत संगठन के ज़रिए किसका नाम लेना ये चाहते थे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब आगे आएंगी और उसका जवाब यूपीए के तत्कालीन मंत्रियों को और अधिकारियों को देना होगा कि इस तरह उन पर आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जैसे 7/11 के हमले का जो नतीजा आया उसके बाद ये कहा गया कि वो आरोपी तो झूठे थे, वो तब की सरकार ने लिए थे, सही आरोपी तो बाद में इंडियन मुजाहिदीन के पकड़े गए थे। तो इसका भी डिसेक्शन होगा, इसके भी जो है पर्ती खुलेंगी और कई नाम सामने आएंगे और आरोप का जवाब और आरोप दोनों देखने मिलेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं अरविंद सावंत, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है मालेगांव बम धमाके को लेकर जो अदालत का फैसला है इस पर। हमारे साथ बातचीत के लिए अरविंद सावंत, शिवसेना यूबीटी सांसद इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद जो फैसला आया है, जिसमें 7 जिनको आरोपी बनाया गया था उनको बरी किया गया है, कहा ही गया कि कुछ भी उनके खिलाफ जो है सबूत नहीं मिला है, चाहे आरडीएक्स की बात करें चाहे वो बाइक की बात करें। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? वही बात उच्च न्यायालय ने भी की थी हाल ही में। इस पे मुझे दर्द इस बात का होता है कि अगर आपके पास सबूत नहीं थी तो वो साध्वी और उनके जो 6 लोग थे, 7 लोग थे, क्यों इनको तकलीफ दिया आपने, क्यों इनको बदनाम किया? व्यक्ति तो बदनाम होते, परिवार ध्वस्त होता है, पता है कभी? इतने साल लगाते हो, इतनी बड़ी जांचें वाली संस्थाएं, हाँ, तो हादसा तो हुआ ना। इनको सबूत नहीं था, इनको बरी कर दिया। अब रही बात, किया किसने गुनाह, वो तो है ना, उनको कभी ढूंढोगे आप? असली गुनहगार कौन है, वो सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। हमारे मुंबई में रेलवे हादसा हुआ,
सीरियल बम ब्लास्ट हुए, 187 लोगों की मृत्यु हुई, 800 लोग घायल हुए। उच्च न्यायालय ने सभी को बरी कर दिया। 19 साल वो लोग सलाखों के पीछे थे। अगर वो गुनहगार नहीं है तो उनको इतने 19 साल क्यों रखा था? अगर गुनहगार है तो सबूत क्यों नहीं थे? तो दोनों सवाल है। तो सबसे बड़े सवाल है कि हादसा हुआ, ये तो सच है ना, घटना तो हुई है ना, हमला तो हुआ है ना, वो तो राष्ट्रीय हमला था रेल पर वाला। इसके बावजूद आज तक आप असली गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए। ये हमारे गृह विभाग की, राष्ट्र हो या राज्य हो, असफलता है। ये कलंक है, लांछन है, इतिहास पर लगेगा कि गृह विभाग इन दोनों घटनाओं के असली गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए। सीरियस। लेकिन सवाल सर पुरानी सरकार को लेकर भी उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि उस समय की सरकार ने किस तरीके से यार वो ये इनको राजनीति खेलते बैठते हैं। लोगों की मृत्यु भी होने दो, भारतीय जनता पार्टी राजनीति खेलते बैठेगी। काय के सवाल पूछते हो? विभजनकारी विचार देश में प्रकट कर रहे हो ना, वो उसको थाम लो बस, बहुत बड़ा उपकार हो जाएगी देश पर। राष्ट्रवाद मतलब तुम्हारा ठेका नहीं है, ठेका सभी राष्ट्रवादी है। ये मत सोचना कि देश के लिए जात पात धर्म छोड़कर सभी लोगों ने कुर्बानी की है स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए। ये कभी भूलना नहीं, ये ध्यान में रखना। इसलिए उद्धव साहब कहते हैं मुंह में राम और हाथ को काम, ये हमारा हिंदुत्व है। आखिरी सवाल सर, कोर्ट ने ये भी कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जज ने लास्ट सही बात है ना, काय के लिए धर्म? यही तो बोला ना, विभजनकारी विचार प्रकट करते हो, काय का धर्म की बात करते रहते हो? भाई बलात्कारी का धर्म होता है क्या? खून करने वाले की जात पात धर्म होता है क्या? खून खून, बलात्कार बलात्कार, वो कोई भी होने दो, वो बलात्कारी है। उसी तरह जिसने खून किया वो खूनी है, जिसने हमले किए वो गुनहगार है, आतंकवादी है। वो भी तो आतंकवादी हमला था ना, रेल वाला। तो आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाए हम लोग। ये तो असफलता है। ठीक। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अरुण सावंत को आप सुन रहे थे बुनियादी सवाल उठाते हुए कि आखिरकार किसी को तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी चाहिए कि आखिरकार चाहे मालेगांव हमला हो या फिर 7-11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला, दोषी क्यों बच निकले? सभी आरोपी जो उस समय पकड़े गए थे उनको तो सबूतों के अभाव में अदालतें बरी कर रही हैं। और साथ ही साथ अरविंद सावंत की तरफ से ये भी कहा गया कि आतंकवाद का कोई धर्म होता नहीं है। और ऐसे में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये शब्द देश के सामने रखे गए थे, इसको लेकर तो अब चौतरफा कांग्रेस पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के ही सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। मालेगांव बम धमाके को लेकर जो आज फैसला आया है, इस पर उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने, वो दिखाते हैं आपको। इमरान जी, ये जो फैसला आया है सभी को क्विट कर दिया। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों के टेन्योर में कॉन्स्पिरेसी से लोगों को फंसाया गया। देखिए, ये फैसला है, ये न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, बम विस्फोट हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये विस्फोट कभी था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को माननीय बना करके देश की संसद में ले आए। आतंक के इतने गंभीर आतंक के आरोपी को लेकर के आए वो। तो कुल मिलाकर के ये फैसला है, न्याय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, और सरकार की मंशा क्या है, किस तरह से इस मुकदमे की पैरवी की गई है, वो देश के सामने है। जो भाजपा चाहती थी वो हुआ है। टू दी कॉन्ट्री वही आरोप लगा रहे हैं कि एविडेंस था नहीं, उस समय भी तो उल्टी तरीके से पैरवी की गई, जानबूझ करके लोगों को फंसाने की कोशिश की गई, आज न्याय हो गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रही है? इस देश के लिए शहादत देने वाले हेमंत करकरे पर आरोप लगा रही है? क्या इस देश के लिए जान देने वाले महाराष्ट्र एटीएस के उन जाबाजों की शहादत पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है? क्या भाजपा ऐसा कर रही है? आपको लगता है कि ये फैसला इन्फ्लुएंस्ड है? फैसला सिर्फ फैसला है, न्याय नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये मालेगांव बम धमाके में सिर्फ फैसला आया है, इंसाफ नहीं हुआ है, और उल्टा वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस फैसले में कह रहे हैं कि सही तरीके से जांच एजेंसियों ने पैरवी नहीं की और इस वजह से सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। इस सबके बीच प्रतिक्रिया क्या आ रही है बीजेपी की तरफ से? नितेश राणे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। द्वेषच करायचं होतं, तर नेहमी आपण बघतो की मुस्लिम लीगची भाषा आणि काँग्रेस पक्षाची भाषा एकच असते, पाकिस्तानची भाषा आणि काँग्रेस पक्षाची भाषा एकच असते। म्हणजे आमच्या ह्या राष्ट्राला, हिंदू राष्ट्राला इस्लाम राष्ट्र बनवण्यासाठी ज्यांनी षडयंत्र जे करतायत, गजवाय हिंद करणारे जे लोक आहेत,
तो मराठी में वो प्रतिक्रिया दे रहे थे और क्या कह रहे थे समझ लेते हैं जरा। हमारे साथ गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे नीतीश राणे इस पूरे मामले पर? जी देखिए, वो कह रहे थे कि यूपीए की सरकार ने भगवा आतंकवाद कहकर बदनामी की है पूरे तमाम हिंदू समाज की। उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, आज खुद राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। वही बात वो वहाँ दोहरा रहे थे। और जिस तरह वो बात करते हैं तो आतंकवाद ये गजवाए हिंद की बात करता है। आतंकवादी वो है जो देश में बेगुनाहों को मारने की बात करता है। हिंदू कभी बेगुनाहों को नहीं मार सकता। और ये बात कहते हुए यूपीए पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस ने ये झूठी केस बनाई ताकि हिंदू समाज कटघरे में खड़ा हो, हिंदू समाज को आतंकवादी करार दिया जाए और हिंदू मुस्लिम करके राजनीति चमकाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। इसी वजह से 2008 के बम धमाके कराए गए और आरोप लगाए गए हिंदुओं पर ताकि हिंदू मुस्लिम तनाव हो और राज्य में ऐसी स्थिति निर्माण हो, ऐसा नीतीश राणे अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास गणेश ठाकुर। एक बार फिर से जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे दर्शकों को। मृत्युंजय वहीं पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर कर्नल पुरोहित तक सभी 7 आरोपी जो बरी हुए हैं आज अदालत से, अभी भी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, अदालत परिसर में ही मौजूद हैं और कुछ देर में वो यहीं से निकलेंगे जहां पर मृत्युंजय मौजूद हैं। और इंतजार इस बात का कि क्या जब बाहर निकलेंगे तो फिर मीडिया से बात करेंगे। मृत्युंजय, कम है क्योंकि वो सीधे मिलिट्री बेस पर जाएंगे, कोलाबा मिलिट्री बेस में, और वहाँ अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करेंगे। संभावना कम है कि वो मीडिया से बात करें, लेकिन उन्होंने कोर्ट में ज़रूर कहा, कोर्ट में उन्होंने जज के सामने जब फैसला आया तो उन्होंने ज़रूर कहा कि 17 साल बर्बाद हुए और ये भी कहा कि एजेंसी गलत नहीं, एजेंसी में वाले कुछ लोग गलत होते हैं जो अपने गलत कदम उठाते हैं या फिर दुरुपयोग करते हैं अपने पद का, और तब इस प्रकार से निर्णय होता है और गलत लोगों को फंसाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि एजेंसी कभी गलत नहीं होती है, उसमें काम करने वाले कुछ लोग गलत हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में कही। और आपको बता दें कि साथ ही साथ समीर कुलकर्णी कोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि जब मेरे घर पर पुलिस आई थी, मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो मेरे पास से 900 रुपये जब्त किए गए थे, लेकिन कागज़ों पर सिर्फ 750 रुपए दिखाए गए। तो अगर मेरे 150 रुपए मिल जाते तो मैं कोर्ट का धन्यवाद कहता। इस पर कोर्ट भी हंसने लगा, आगे चर्चा नहीं हुई। यानी कुल मिलाकर समीर कुलकर्णी ने एक अप्रत्यक्ष तौर पर एक कटाक्ष किया एजेंसियों पर कि किस प्रकार से ये जांच की गई थी कि उन्होंने उनके पास से 900 रुपए मिले तो कागजों पर 750 रुपए दिखाए। यानी कुल मिलाकर उनका कहने का ये था कि सबूत नहीं मिले तो अपने अनुसार सबूत गढ़े गए। ये आरोप कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष समीर कुलकर्णी ने लगाया। ये बातें भी, ये घटनाक्रम भी कोर्ट में हुई और ये कागजी प्रक्रिया होने के बाद अभी थोड़ी देर में तमाम लोग निकलेंगे। और एक और डेवलपमेंट है जो अभी मुझे कोर्ट से जानकारी मिल रही है कि जो ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी आज किसी को नहीं दी जाएगी, यानी हम कहें उपलब्ध नहीं होगी। कल ऑर्डर कॉपी तमाम पक्षों को दी जाएगी। जिन्हें भी ऑर्डर कॉपी चाहिए होगा उन्हें कल उपलब्ध कराई जाएगी और जो साइट होती है उस पर अपलोड किया जाएगा, ऐसी हमारे पास जानकारी है। रही बात तमाम लोगों के निकलने की, तो बताएं कि सभी सुरक्षाकर्मी भी की निगाहें वहीं अंदर की तरफ ही है, क्योंकि गाड़ी तो लगी हुई है अंदर, चाहे कर्नल पुरोहित के कॉन्वॉय की गाड़ी हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गाड़ी हो, अंदर लगी हुई है। तो कोर्ट से लेकिन सातों ही लोग एक साथ शायद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद वो अपने अपने वाहन में निश्चित तौर पर कोर्ट में लंबी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि एक 17 साल तक ये पूरा मामला चला है। तो कागजी कार्रवाई में वक्त लग रहा है, कोर्ट की प्रक्रिया है, साथ ही साथ कोर्ट पैरेलल और भी कार्य करते रहता है, तो इसलिए समय लग रहा है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में आरोपी बरी हो और संभावना है कि तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। जी, महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सहयोगी इस वक्त दे रहे हैं और जल्दी से जरा गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अदालत ने फैसला सुना दिया है, सियासी आर-पार छिड़ रहा है। हालांकि ज्यादातर हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता ज्यादा कुछ इस मामले पर बोलना चाह नहीं रहे, बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में जो सबसे बड़ी जनता की अदालत में ये मामला उठाया जा सकता है वो बिहार विधानसभा चुनाव है। और बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आपको लगता है कि मामला गर्मा सकता है? इस पर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहले जरा एक बार सुनते हैं नीतीश राणे क्या कह रहे हैं मालेगांव बम धमाके मामले में जो फैसला आया उस पर। इसलिए इनको कोई भी हिंदुओं की किस तरह से बदनामी हो सकती है, आज कोर्ट में क्या सिद्ध हो गया
कि जो कुछ विटनेसेस दिए थे वो खड़े हो नहीं सके, जो कुछ भी प्रूफ दिए थे वो सब झूठे निकले। मतलब इन्होंने एक फर्जीवाड़ा तैयार कर दिया था, झूठा केस तैयार किया था, और हिंदू समाज की बदनामी कैसी हो इसके लिए इन लोगों ने दिन रात एक कर दिए थे। सारी के सारी गवर्नमेंट यंत्रणा लगाई थी। मतलब इनको हिंदुओं को झूठा ही ठहराना था। हिंदू राष्ट्र में रह के, हमारे ही जमीन पे रह के, हमारा ही खाके, हमारे से ही बड़े होके जमीन से अगर ये लोग अगर नमक हरामी करते रहेंगे ना तो इनको सजा ही मिलनी चाहिए। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ऐसा मैं कहूंगा। सर, विक्टिम्स का भी कहना है कि विक्टिम जो है, जो उस वक्त में जो भी कुछ हुआ था, उनका भी कहना है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, अभी तक हमें इंसाफ तो मिला नहीं है। किससे देखेंगे सर आप? अभी इस तरह जो आज कोर्ट में आया है, जो निकाल दिया है, वो सभी चीज को देखने के बाद ही कोर्ट ने दिया है। सारे अगर पुरावे, अगर उन्होंने प्रूफ अगर दिए रहते तो आज कोर्ट ने इनको निर्दोष मुक्त नहीं किया रहता। तो इनको, जिनको डेमोक्रेसी में जो अधिकार दिया वो कर सकते आगे। लेकिन भगवा आतंकवाद जो शब्द था वो उस वक्त इस्तेमाल किया गया था। भगवा आतंकवाद के चलते जिस तरीके से 7 लोग को अरेस्ट किया गया था, क्या पूरी तरीके से साजिश कर? देखो, भगवा कभी भी आतंकवादी हो नहीं सकता। आतंकवाद का एक ही कलर है, वो हिरवा है, हरा है, और वो बार बार वही सिद्ध हो गया है। पहलगाम में सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद का कलर सिर्फ हरा है, और हरे को जिस तरीके से बार बार हम लोग ने देखा है उसमें सजा आगे जाके मिलने ही वाली है। इसलिए जो कुछ भी कोशिश है वो भगवा को बदनाम करने की कोशिश हुई थी। आज वो कोशिशों को उनको मुंह पे खानी पडी आहे। काही हिंदुत्ववादी संघटना ज्या होत्या, या प्रकरणानंतर त्या सगळ्या काही संघटनांवर बॅन करण्यात आलेलं होतं। अगदी RSS वर सुद्धा बॅन करा अशी मागणी त्यावेळेला झालेली होती। नितेश राणे को आप सुन रहे थे। अपने इसी अंदाज के लिए नितेश राणे जाने जाते हैं। कह रहे हैं कि साहब, भगवा तो कभी आतंकवाद का रंग हो ही नहीं सकता। आतंकवाद का अगर कोई रंग हो सकता है तो वो हरा ही रंग हो सकता है। और इस बीच ये मालेगांव बम धमाके को लेकर जो अदालत का फैसला आया है, इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं। जो एनसीपी अजीत गुट है, उसी के सांसद हैं प्रफुल्ल पटेल, उनसे इस फैसले को लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रफुल्ल पटेल। सर, मालेगांव ब्लास्ट चर्चित मामला, जिसमें जो कई लोग जो घायल हुए थे, उस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया कोर्ट ने सबूतों के अभाव में। देखिए, कोर्ट का जहां तक मामला होता है, हम सभी लोग न्यायपालिका की व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, और निश्चित जो उन्होंने कार्रवाई की होगी, जो भी जानकारी ली होगी, जो भी एविडेंस आया होगा, उसके आधार पर उन्होंने फैसला दिया है, और कोर्ट के फैसले को सबने मानना चाहिए। लेकिन सर, ये एक ऐसा मामला है, 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, भगवा आतंकवाद, ये सब जो शब्द हैं, ये तो केवल राजनीतिक एक चयन होता है। सवाल ये है कि आखिर सबूत है या नहीं, और न्यायपालिका की व्यवस्था में जब हम सभी लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, तो फिर इस बात को हमने क्यों गैर विश्वास करना। बस सर, एक आखिरी सवाल है। साध्वी प्रज्ञा कह रही है, मेरे जिंदगी के कई अहम साल बर्बाद कर दिया गया, मेरा टॉर्चर किया गया, जबरन फंसा करके। अब जबकि उनको बरी कर दिया गया, तो वो कह रही है। अब देखिए, ऐसे कई किस्से होते हैं हमारे देश में, कोई साध्वी प्रज्ञा अकेली ही नहीं है, कई लोग उनके जैसे होते हैं, तो इसलिए कोई उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। केवल इतना ही कहूंगा कि जो आज फैसला आया है, उस फैसले को सभी लोगों ने मानना चाहिए। आज जो फैसला है उसको सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला, कहते हुए प्रफुल्ल पटेल। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़ दिल्ली। आज जो फैसला आया है, उस फैसले को सभी पक्षों को मानना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे थे। वैसे गणेश ठाकुर, ये भी बहुत दिलचस्प है कि तब की जो यूपीए सरकार थी, उसमें शामिल एनसीपी, और एनसीपी तब डिवाइडेड नहीं थी, और प्रफुल्ल पटेल तब केंद्र में मंत्री भी थे। गणेश, बिल्कुल, अब तो वो हिंदुत्ववादी सोच के साथ में है, तो उनकी सोच भी शायद उसी प्रकार होगी। इसी वजह से वो इस तरह बयान दे रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि जस्टिस हुआ है। उस समय एनसीपी की सरकार थी, गृह मंत्री एनसीपी के थे RR पाटिल। जब ये धमाके हुए, एनसीपी के उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार कमान देख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में 2008 की अगर बात करें, 2008 में लगातार जो बातें हो रही थी, वो बातें सिर्फ और सिर्फ हिंदू आतंकवाद की हुई, और अब जब हिंदू आतंकवाद ये एक झूठी कहानी गढ़ी गई थी, ऐसा अदालत के आदेश के बाद कहा जा रहा है, तो जिन्होंने उस समय ये बातें कही थी उनसे सवाल ज़रूर किए जाएंगे, और ये सियासत आगे आएगी। सियासत में
सियासत होगी, जवाबदेही इसकी तय की जाएगी और सवाल उनको पूछे जाएंगे जो इस मामले से जुड़े हुए थे। तो अब ऊपरी अदालत में जाने की कोशिशें हो रही हैं। मालेगांव के जो विधायक हैं MIM के, उन्होंने कहा है कि हम पीड़ित परिवार की तरफ से ऊपरी अदालत जाएंगे, वहां पर जाकर इसे अपील करेंगे। लेकिन अपील का फ़ायदा होगा क्या रोमाना? जिस तरह का जजमेंट पास हुआ है, इस जजमेंट को ही अदालत के सामने रखा जाता है और जो सबूत पेश किए जाते हैं ट्रायल कोर्ट में, वही सबूत ऊपर रखे जाते हैं और उस पर कोर्ट की टिप्पणी देख के ही हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है। तो ऐसी स्थिति में आज का जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है आरोपियों के पक्ष में, तो हाई कोर्ट में भी इसे चैलेंज करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ट्रायल तो चलाया जाएगा, अपील तो की जाएगी और अपील करने की तमाम कोशिशें जारी हैं और इसमें सियासत भी अब जारी हो गई है, शुरू हो गई है। जी रोमाना, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। रहिए मेरे साथ, गणेश मृत्युंजय भी हमारे साथ बने हुए, इंतजार कर रहे हैं हम कब वो आरोपी जो बरी हुए हैं अदालत परिसर से बाहर निकलेंगे और जब बाहर निकल रहे होंगे तो क्या मीडिया के सामने कुछ कहेंगे। क्योंकि देखिए, लंबी लड़ाई, 17 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है इन आरोपियों को खुद के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए और आखिरकार आज वो दिन आया, आज वो घड़ी आई जब अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी किया, सबूतों के अभाव में बरी किया। अदालत की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद का कोई रंग हो नहीं सकता, भगवा आतंकवाद मतलब सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत या फिर ये कह लीजिए आप एक राजनीतिक जुमला भर बनकर आज अदालत के फैसले के बाद रह गया।